नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। कृषि में बागवानी का हिस्सा बढ़ा, अनाज का घटा, कपास के भाव में तगड़ी तेजी, खेती से बिचौलियों का राज होगा खत्म। भारत बना दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य, सोयाखली के निर्यात में गिरावट दर्ज और फूलों की खेती में है किसानों का फायदा। और अब कृषि समाचार विस्तार से। सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 को आधार वर्ष मानकर कृषि एवं सहायक गतिविधियों के उत्पादन के मूल्य का अनुमान लगाने के लिए बनाई गई सहायक समिति की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान केले की कीमतों में सबसे तेज बढ़ोतरी हुई। समुद्री मछली की कीमत 3.2% से लेकर 13% तक और देसी की कीमत 18.1% से लेकर 21% तक बढ़ गई। धान का थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2005-6 में 5.6% से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 12 से 7% तक पहुंच गया, जबकि रागी की कीमत इस दौरान 1.4% से बढ़कर 35.8% तक पहुंची। केंद्र ने नए आधार वर्ष 2012-13 के आधार पर कृषि और सहायक गतिविधियों के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद में संशोधन किया। नया आंकड़ा 3.7% है, जो पुराने आधार वर्ष के मुताबिक तय 4.6% से कम है। कुल कृषि उत्पादों के मूल्य में बागवानी की हिस्सेदारी वर्ष 2004-5 के 28% से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 32.85% हो गई। अनाज की हिस्सेदारी वर्ष 2004-5 में 30.4% से घटकर वर्ष 2012-13 में 28.23% रह गई। बागवानी उत्पादों के कुल मूल्य में 82% हिस्सेदारी फलों और सब्जियों की होती है। भारत की ओर से कपास निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने से अमेरिका में कपास के भावों में तेजी दर्ज की गई। इस कदम से चीनी खरीदारों के अमेरिकी बाजार की ओर रुख करने की आशंका का सीधा असर कपास के भाव पर होता दिख रहा है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कपास निर्यातक भारत ने घरेलू जरूरतें पूरी करने के उद्देश्य से कपास के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से अलग आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया। न्यूयॉर्क के ICE एक्सचेंज में कपास के वायदा कीमतों में तेजी देखी गई। मई डिलीवरी वाले वायदा अनुबंध का भाव शुरुआती कारोबार में 4 सेंट बढ़कर 92.23 सेंट प्रति पौंड रहा, लेकिन आपूर्ति बढ़ने की संभावना से MCX में अप्रैल डिलीवरी के लिए कपास के वायदा भाव में 4% गिरावट दर्ज की गई। बिचौलियों के राज को समाप्त करने के प्रयास में उत्तर प्रदेश सरकार एक नई कृषि नीति पर विचार कर रही है, जिसके तहत राज्य के 12.5 करोड़ किसान अनाज व फल फूल मंडियों के माध्यम से बेचने के अलावा सीधे निजी कंपनियों को भी बेच सकेंगे। राज्य के एक वरिष्ठ कृषि अधिकारी ने बताया कि एक नई नीति विचाराधीन है, जिसके तहत किसानों के लिए ये अनिवार्य नहीं होगा कि वो मंडी व्यवस्था के माध्यम से ही अपना माल बेचें। वो सीधे उन बड़ी व छोटी कंपनियों को भी बेच सकते हैं जो खेती व खेती के उत्पाद का व्यापार करती हैं। इससे किसान को बेहतर मूल्य मिल सकेगा। बिचौलिए नहीं रहेंगे और अपने माल का सीधा सबसे अच्छा दाम किसान को मिल सकेगा। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में 68% जनसंख्या यानी 12.5 करोड़ लोग खेती पर निर्भर हैं। मछली पालन आज एक बड़ा उद्योग बन चुका है। भारत लगभग 65.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मछली का पालन के साथ ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश में ही लगभग 10,61,372 हेक्टेयर क्षेत्र पर मछली का पालन किया जाता है। उत्तर प्रदेश ने मछली पालन उद्योग में बहुत तेजी से प्रगति की है। यहाँ पहले सालाना उत्पादन 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 2,605 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि प्रदेश में मछली उद्योग में अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि ये पैदावार 2.3 लाख हेक्टेयर की पानी के स्रोतों से हासिल हुई है, जो कि प्रदेश के कुल स्रोतों का सिर्फ 54% है। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के अनुसार अगर 100% संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए तो उत्पादन दोगुना किया जा सकता है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था ऊंची छलांग लगा सकती है। साथ ही देश की GDP में 1.07% और खेती किसानी में 5.34% योगदान करने वाला मछली पालन उद्योग और भी बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो देश में मत्स्य पालन उद्योग की दशा एवं दिशा पर पैनी निगाह रखता है। देश में इन दिनों फूलों की वार्षिक घरेलू मांग 25%
प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फूल बाजार 90,000 करोड़ रुपए का है, जो हर वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय बागवानी बोर्ड के अनुसार फूलों की खेती से संबंधित उत्पादों से कुल आय 205 करोड़ की है, जिसमें 105 करोड़ परंपरागत फूलों से है और 100 करोड़ आधुनिक फूलों से है। भारत में फूलों का निर्यात करने वाली 300 से अधिक इकाइयां हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2007-8 में 160.7 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती हुई है। इस वर्ष पुष्प उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। भारत से सोया खली निर्यात फरवरी में कम होकर 64,515 टन रह गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 1,83,551 टन था। तेल वर्ष के आधार पर अक्टूबर 2014 फरवरी 2015 से निर्यात 5,02,958 टन रहा, जो पिछले तेल वर्ष की इसी अवधि में 17,32,404 टन रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय सोया खली की कीमत प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले अधिक है। सोया खली कारोबारियों के अनुसार भारत से निर्यात होने वाले सोया खली की कीमत इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 50 से 55 डॉलर प्रति टन है, जो दूसरे देशों से आने वाले सोया खली के मुकाबले अधिक है। इस साल स्थिति में बहुत अधिक सुधार की उम्मीद नहीं है और पिछले वर्षों के मुकाबले इस साल निर्यात में करीब 60% की कमी आ सकती है। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताजा मंडी भावों की। मंडी भावों में आज सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। गोरखपुर की मंडी में गेहूं 1,540 रुपए प्रति क्विंटल, अकबरपुर की मंडी में 1,560 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर की मंडी में 1,600 रुपए प्रति क्विंटल और बरेली की मंडी में गेहूं का भाव 1,590 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात अगर चावल के भावों की करें तो गोरखपुर की मंडी में चावल 1,860 रुपए प्रति क्विंटल, अकबरपुर में 1,980 रुपए, कानपुर में 2,100 रुपए और बरेली में चावल का भाव 2,160 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सब्जियों में टमाटर पर नजर डालें तो गोरखपुर की मंडी में टमाटर 900 रुपए प्रति क्विंटल, अकबरपुर में 970 रुपए, कानपुर में 960 रुपए और बरेली में टमाटर 1,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। इसी तरह सब्जियों में प्याज के भावों की बात करें तो गोरखपुर की मंडी में प्याज 1,700 रुपए प्रति क्विंटल, अकबरपुर में 1,850 रुपए, कानपुर में 1,740 रुपए, बरेली में 1,650 रुपए प्रति क्विंटल प्याज का भाव रहा। और अब एक नजर आलू के औसत भावों पर। गोरखपुर की मंडी में आलू का भाव 640 रुपए प्रति क्विंटल, अकबरपुर में 615 रुपए, कानपुर में 670 रुपए और बरेली की मंडी में आलू का भाव 600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। एक नजर बैगन की औसत कीमतों पर भी। गोरखपुर की मंडी में बैगन 1,080 रुपए प्रति क्विंटल, अकबरपुर में 1,200 रुपए, कानपुर में 1,150 रुपए और बरेली में बैगन की औसत कीमत 1,000 रुपए प्रति क्विंटल रही। फलों में केले के भावों पर गौर करें तो गोरखपुर की मंडी में केला 1,800 रुपए प्रति क्विंटल, अकबरपुर में 2,000 रुपए, कानपुर में 2,125 रुपए और बरेली में केले के औसत भाव 2,200 रुपए प्रति क्विंटल रहे। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल के अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां और मंडी भाव। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी?
अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि खाद पड़े तो होबे खेती, नहीं तो रहे नदी की रेती। बात बिल्कुल सीधी सी है कि हमें अपने खेत में गोबर की खाद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद हमारा खेत सूखी नदी के रेत के समान हो जाएगा। तो बहनों भाइयों, इस बात का अवश्य ध्यान रखें, हम अपने खेत में गोबर की खाद अथवा जैविक खाद का प्रयोग अवश्य करें। यह तो थी भैया खाद की बात। ऐसे ही कई अन्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं आलू की खुदाई एवं भंडारण। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं कुल भास्कर आश्रम पीजी कॉलेज इलाहाबाद के प्राध्यापक डॉक्टर रवि प्रसाद श्रीवास्तव जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे किसान भाई कैसे जाने कि उनकी आलू की फसल अब खुदाई के लिए तैयार हो गई है। देखिए किसान भाइयों, इस समय आलू की खुदाई आपको करनी है और आप जानते हैं कि फरवरी मार्च में आलू की खुदाई किया जाता है। लेकिन खुदाई के पहले आपको देखना है कि मुझे क्या क्या करनी चाहिए, खेत में अगर फसल तैयार है कि नहीं है। इसके बारे में कुछ बिंदुओं पर मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा। पहले तो जब आप समझ लीजिए कि आपकी फसल तैयार होने वाली है तो 15 दिन पहले, 2 सप्ताह पहले आप सिंचाई बंद कर दें और सिंचाई के बाद उसकी डंठल को जरूर कटाई कर दें नीचे से, कि तना जो है सूख जाए। इसके बाद भी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जब पत्तियां बिल्कुल पीली हो जाए और नीचे गिरने लगे, आलू के मेड़ में गिरने लगे, मेड़ से में दिखाई दे कि पत्तियां झड़ रही, तब समझ लीजिए कि आलू बिल्कुल तैयार है, अब खुदाई का समय आ गया है जी। दूसरी बात है कि दरार, आलू जो मेड़ बढ़ाते हैं आप, तो मेड़ में दरार आ जाए, हल्का हल्का फटन, तो समझ लीजिए कि अब आलू पक के परिपक्व हो गया, इसके छिलके पक चुके हैं, अब खुदाई आप कर लीजिए। मतलब इस तरह के अगर लक्षण दिखाई दे तभी खुदाई प्रारंभ करें। हाँ बिल्कुल किसान भाइयों, तभी खुदाई करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम खुदाई करें तो हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए कि ताकि हम सुरक्षित आलू और अच्छे ढंग से निकाल सकें? किसान भाइयों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभी आप देख रहे हैं मौसम का मिजाज बदला हुआ, 1-2 दिन से पानी पूरे भारतवर्ष में गिर रहा है। हर जगह कहीं ना कहीं आलू की खेती, हमारे उत्तर प्रदेश में भी आलू की खेती बहुत ज्यादा होता है, फर्रुखाबाद और भी कई जिलों में होते हैं प्रदेश के। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई देखिए, अगर बरसात वाली रात हो तब बिल्कुल आलू की खुदाई न करें और उससे फसल की बचाव भी करें, इससे नुकसान भी हो सकता है। दूसरी बात यह है
कि खुदाई के पहले मैंने बता दिया कि सिंचाई मत करिए। और तीसरा पॉइंट है कि देखिए आप जो खुदाई करने वाला यंत्र है उस यंत्र से क्या नमी क्या है, ऐसा तो नहीं बहुत काला हो गया हो, आलू खोदने में आपको दिक्कत हो रही हो। तो ये मुख्य सावधानियां हैं जो कि आपको बरतना है। जी डॉक्टर साहब, जो खुदाई का सही समय क्या होता है, कब हमें खुदाई करनी चाहिए? खुदाई के दो उचित समय होता है, वो फरवरी मार्च ही मान के चला जाता है और खेत की तैयारी के ऊपर भी निर्भर करता है कि आपने अगेती फसल बोया है कि पिछेती बोया है, तो खुदाई इसी पर निर्भर करता है। जैसे आपने फसल बोया है उसी के हिसाब से 90 दिन आप ले लीजिए, आपकी खुदाई करना आपको जरूरी है। डॉक्टर साहब, दिन में किसी भी समय हम खुदाई प्रारंभ कर सकते हैं, कब करनी नहीं किसान भाइयों, मैंने कहा कि मौसम में धूप हल्की होनी चाहिए, मौसम बिल्कुल पानी या नमी नहीं होनी चाहिए, और खुदाई करते समय कम से कम आप 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ही खुदाई करें, और न ज्यादा सुबह करें न शाम को करें। इससे जो है फसल के ऊपर, आलू की फसल के ऊपर काफी प्रभाव पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, खुदाई करने का तरीका क्या होना चाहिए, किन इन यंत्रों की हमें सहायता लेनी चाहिए, कैसे खुदाई करनी? किसान भाइयों देखिए, हम लोग देसी जमीन से उठे हुए किसान हैं और जमीन पर हैं। बहुत से किसान भाई जो बहुत अपने खाने के लिए, सब्जी के लिए थोड़ा मोड़ा उगाते हैं, वो तो खुरपी से खुदाई कर ले। बहुत किसान भाई लंबे पैमाने पर खुदाई करते हैं, वो कुदाल और कल्टीवेटर से करें, और भी हैरो से भी कर सकते हैं, और भी कृषि यंत्र है, देसी हल से भी बहुत से समतल भूमियों में खुदाई कर ली जाती है, बैलों को चलाकर खुदाई कर लेते हैं। तो ठीक है, खुदाई आपके पास नाना प्रकार की विधियां, नाना प्रकार के यंत्र है, उनके भी प्रयोग करें, आप आराम से खुदाई करें। मतलब आधुनिक यंत्रों के प्रयोग, आधुनिक यंत्रों के ही खुदाई करें। ये है कि खुदाई करते समय कुछ और भी सावधानियां बरतनी चाहिए, मैं देखिए इसको बताना चाहूंगा, ये ध्यान दीजिए। आलू खोदते समय देखिए आलू में काटना नहीं चाहिए। दूसरा बात, जो आलू बाहर निकला हुआ है तो उसको देखिए, जो सूरज की रोशनी पड़ने से हरापन आ जाता है, हरा हरा हो जाता है, तो उसको कोशिश करिए कि ऐसी स्थिति ना, उसको मिट्टी से पहले ढक दीजिए, ढक करके 1 हफ्ता बाद खोदिए कि हरापन उसकी खत्म हो जाए। जी डॉक्टर साहब, अब बात आती है कि खुदाई के बाद हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? देखिए किसान भाइयों, आलू खुदाई करने के बाद आप आलू को एक छाया जगह, जहां पर सूरज की रोशनी न पड़े, कम से कम 2 सप्ताह तक उसको फैला दें। फैला के चटाई या पुआल से उसको ढक दें। इससे होगा कि एक नमी, एक तापक्रम, एक टेम्परेचर आपका बना रहेगा आलू में, और इससे आलू खराब भी नहीं होगा और आप इसकी सब्जी भी अच्छी लगेगी। तो इतना जरूर ध्यान दें। जी डॉक्टर साहब, हमारे जो किसान भाई खुदाई करने के पश्चात आलू को भंडारण के लिए ले जाना चाहते हैं या उनका भंडारण करना चाहते हैं, तो उन्हें कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए किसान भाइयों, अब भंडारण का समय आ रहा है। बहुत से लंबे पैमाने पर आलू की खेती होती है, जो किसान खाते हैं, कुछ बेच देते हैं, लेकिन फिर भी आलू बच जाता है। तो उसको देखिए 2-3 विधियों से आपको भंडारण करना है। पहले तो भंडारण के लिए देसी, मतलब घर में भी कर सकते हैं। घर में आप समतल भूमि पर बालू और पुआल बिछा के भी आलू आप बिछा सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में गड्ढे बना के भी हम भंडारण करते हैं। और तीसरा जो है मुख्य है, वो कोल्ड स्टोरेज है, ठंडा घर में आपको आलू को भंडारण करनी है। तो किसान भाइयों, ये सभी भंडारण तो करने का हमने 3 तरह के तरीका बताया, लेकिन भंडारण करने के पहले कुछ विधियां हैं जो कि उसको अपनाना अति आवश्यक है किसान भाइयों। वो कौन कौन सी विधियां हैं डॉक्टर साहब? देखिए किसान भाइयों, पहले तो ये है कि आलू में देखिए कहीं अगर काटा हुआ आलू है उसको निकाल दीजिए। हरा आलू जो अभी बताया कि रोशनी, सूरज को रोशनी से हरापन है, तो उसको भी निकाल दीजिए। कुछ सड़ा हुआ रहता है आलू, उसको भी निकाल दिए। कुछ में काला छवा भी पड़ा रहता है, उसको भी निकाल दीजिए। कुछ आलू ऐसे भी होते हैं कि सूखा हुआ, सूख जाते हैं, तो उसको भी मुरझाया हुआ रहता है, उसको भी निकाल दीजिए। तो आलू ये सब निकालने के बाद ही भंडारण करेंगे। मतलब हमें आलू की छटाई करनी है? बिल्कुल छटाई कर लीजिए किसान भाइयों। और आपको भी बताना चाहूंगा, भंडारण भी 2 तरह का होता है।
एक तो ये है आलू खाने के लिए होता है, एक बीज के लिए। अच्छा, किसान भाइयों, बीज वाला जो भंडारण आपको करना है वो 2 से 5 सेंटीमीटर व्यास का ही आलू का चुनाव करें, क्योंकि लंबे समय तक कम से कम 34 सप्ताह तक आपको गोदाम में आलू रखना होता है। बिल्कुल। तो उसके लिए व्यास, एक व्यास के देखिए 2 सेंटीमीटर एक आलू ले लीजिए, 5 सेंटीमीटर उसके बीच के आलू निकाल कर अलग करते जाइए। तो ये तो बीज के लिए मैंने कहा। और खाने के लिए मैं कहूंगा, खाने के लिए सब तरह के आलू ले लीजिए। मतलब मैंने जो पहले बताया जितने भी कारक, उस पर ध्यान रखें कि काटा नहीं होना चाहिए, सड़ा नहीं होना चाहिए, गला नहीं चाहिए, इसको छाट के अलग कर लीजिए। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी हमारे किसान बहन भाइयों को, इसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। सप्ताह के दौरान कुछ इलाकों में आसमान में सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा। दिन का अधिकतम तापमान 18 से 27 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 8 से 14 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दौरान पूर्वाह्न 7.21 को सापेक्षिक आर्द्रता 82 से 98 तथा दोपहर बाद अपराह्न 2.21 को 27 से 96% दर्ज की गई। सप्ताह के दौरान दिन में औसत 5 से 6 घंटे प्रतिदिन धूप खिली रही। हवा की औसत गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा रही। सप्ताह के दौरान पूर्वाह्न को हवा भिन्न भिन्न दिशाओं से रही तथा अपराह्न को ज्यादातर उत्तर पश्चिम दिशा से रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 1-2 दिनों में तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है। अधिकतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अनुमान के अनुसार प्रदेश के सभी अंचलों में 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से हवाएं चलती रहेंगी और हवा की दिशा उत्तर उत्तर पश्चिम ही होगी। वर्तमान मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई सभी सब्जियों तथा सरसों की फसल में चेपा के आक्रमण की निगरानी करें। यदि कीटों की संख्या अधिक हो तो नियंत्रण के लिए सब्जियों में इमिडाक्लोप्रिड 0.25 से 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से सब्जियों की तुड़ाई के बाद आसमान साफ होने पर छिड़काव करें। सब्जियों की फसलों पर छिड़काव के बाद 1 सप्ताह तक तुड़ाई न करें। बीज वाली सब्जियों पर चेपा के आक्रमण पर विशेष ध्यान दें। मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की फसल में रोगों विशेषकर रतुआ की निगरानी करते रहें। काला, भूरा अथवा पीला रतुआ आने पर फसल में डाइथेन M45 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। फ्रेंच बीन, गर्मी के मौसम वाली मूली इत्यादि की सीधी बुआई हेतु वर्तमान तापमान अनुकूल है, क्योंकि बीजों के अंकुरण के लिए ये तापमान उपयुक्त है। किसान उन्नत बीजों को किसी प्रमाणित स्रोत से ही प्राप्त करें। मूंग और उड़द की फसलों की मार्च में बुआई हेतु किसान भाई किसी प्रमाणित स्रोत से उन्नत बीजों का संग्रह करें। मूंग पूसा विशाल, पूसा बैसाखी, PDM 11, SML 32, उड़द पंथ उड़द 19, उड़द पंथ 30, पंथ उड़द 35, PDU 1 बुआई से पूर्व बीजों को फसल विशेष राइजोबियम तथा फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया से अवश्य उपचार करें। किसान भाइयों को सलाह है कि भिंडी की A4 परबनी क्रांति, अर्का, अनामिका आदि किस्मों की बुआई शुरू करें। बुआई से पूर्व खेतों में पर्याप्त नमी का ध्यान रखें। बीज की मात्रा 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान टमाटर, मिर्च, कद्दू वर्गीय सब्जियों के तैयार पौधों की रोपाई इस सप्ताह कर सकते हैं। इस मौसम में प्याज की समय से बोई गई फसल में थ्रिप्स के आक्रमण की निरंतर निगरानी करते रहें। कीट के पाए जाने पर कॉन्फिडोर 0.5 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी किसी चिपकने वाले पदार्थ जैसे टिपोल आदि में मिलाकर छिड़काव करें तथा नीला धब्बा रोग की निगरानी करते रहें। रोग के लक्षण पाए जाने पर डाइथेन M45 3 ग्राम प्रति लीटर पानी किसी चिपकने वाले पदार्थ जैसे टिपोल आदि में मिलाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। टमाटर के फलों को फली छेदक कीट से बचाव हेतु किसान खेतों में पक्षी बसेरा लगाएं। कीट से नष्ट फलों को इकट्ठा कर जमीन में दबा दें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि गेंदे की तैयार पौध की रोपाई करें तथा ग्रीष्म ऋतु के लिए पौध तैयार करें। किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। तब तक के लिए
नमस्कार।